नमस्कार, मैं हूं भारत। आप देख रहे हैं सूर्योदय और सूर्योदय की एक खास कार्यक्रम बात तो सही है में एक बार फिर हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे और आज जानेंगे उनके जीवन काल में उन्होंने जिस तरह से सिविल सर्विस ज्वाइन की, लेकिन कई ऐसे बदलाव देखने को मिले जहां पर कह सकते हैं हम कि शहर के विभिन्न जो ऐसे अपराधी जिन्हें अपराध के बाद अब उनके विचारों को बदलकर उन्हें एक अच्छी राह दिखाने वाली आज हमारे साथ मौजूद है जेल अधीक्षक अलका सोनकर जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए सबसे पहले। और वैसे चर्चाओं में बात की जाए तो कई नवाचार हमने देखे पिछले इतने सालों में। इस जेल की जो तस्वीर एक अलग बदलती हुई देखी, उसको सकारात्मक तरीके से आपने इन कैदियों को अपना एक जीवन में कोई लक्ष्य दिया समाज के प्रति, वो क्या कुछ कर सकते हैं और एक अपराध का रास्ता छोड़ करके और कैसे वो एक बेहतर इंसान बन के लोगों की मदद कर सकते हैं, इन राह पर आप लेकर के पहुंची थी। और दूसरा कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से रोजगार से को लेकर के भी लोगों को सशक्त किया। तो कैसे ये ख्याल आया कि क्या कुछ ये नवाचार किया जा सकता है? जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग परिरुद्ध हैं जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में पीछे छूट गए या किसी कारणवश उनके हाथ से कोई अपराध घटित हो गया। लेकिन हमारी जो अत्यंत संवेदनशील हमारी सरकार है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जो बंदी जो जेल में परिरुद्ध हैं, वो जब भी जेल से छूट करके जाएं तो वो समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ सकें। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनके अंदर ना सिर्फ हम नैतिक उनके आचरण में सुधार करें, बल्कि शिक्षित करें और उनके अंदर जो है कौशल विकास का जो है हुनर दें, ताकि क्योंकि वो बाहर जब जाएं तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बस इसी उम्मीद से और इसी ख्याल से जेल में जो है विभिन्न गतिविधियां उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ कराई जा रही है। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, हम देख रहे हैं लगातार कि बदलाव तो जरूर हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बंदी होते हैं वो जो लगातार आते हैं या लगातार अपराध की श्रेणी में वो जुड़े होते हैं और एक सबसे बड़ी वजह जो है वो नशा होती है। देखिए, समाज में जो है बाहर बहुत जो भी चीज़ें हैं वो सभी लोगों को प्रभावित करती हैं। और ये भी सही है कि अपराध दो ही परिस्थिति में होता है, या तो व्यक्ति जो है उसका क्रोध सामने आ जाए या फिर किसी प्रकार के नशे के कारण। तो ये देखने में आता है कि कई बार यंग जनरेशन जो है वो नशे के कारण जो है उनके हाथों से ऐसा कोई अपराध घटित हो जाता है जिसके कारण उन्हें जेल के चार दीवारी के पीछे आना पड़ता है। लेकिन उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि इन्हें जो है वापस से समाज में किस तरीके से सुधार करके भेजा जाए, क्योंकि अशिक्षा और बेरोजगारी और नशा, ये और इसके साथ साथ में क्रोध, ये चार बड़ी चीज़ें हैं जो कि आज जेलों की संख्या को बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, संख्या बढ़ाती है, लेकिन काफ़ी टफ होता होगा क्योंकि जब अचानक क्योंकि ऐसे ऐसे नशे करके वो लोग अपराध करते हैं और उसके बाद में जेल में क्योंकि नशा पर पाबंदी है, इन्हें सुधारने का काम है, तो काफ़ी टफ होता होगा मैम कि उन्हें किस तरह से संभालना। हम कह सकते हैं कि कांच की बर्तनों की तरह वो नज़र आते हैं कि जो भी व्यक्ति नशे का आदी होता है बाहर, उनके हम जब वो किसी कारणवश जेल में आते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि नशा अकॉर्डिंग टू टाइम वो वापस से मांगता है नशा करने के लिए। ऐसी स्थिति में हमें उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमें उन्हें देखने की और उनका केयर की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बहुत काउंसलिंग करते हैं उनके साथ में इस प्रकार से कि जैसे वो अपने परिवार के बीच में है, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और फिर उसके बाद 48 आवर्स में उसको क्रेविंग होने लगती है, फिर उसको जो है ये लगता है कि हमको कहीं से भी प्राप्त हो नशा। तो ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम और मेरे द्वारा जो है उन्हें लगातार काउंसलिंग करते हुए और उनका ध्यान इस तरीके से तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है उन्हें कुछ हम लोग जो है मेडिटेशंस कराते हैं, योग से जोड़ते हैं और उनको कुछ जो हमारा एक कार्यक्रम होता है पर डे का संगीत से सुधार की ओर, उसमें हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जोड़ और सकारात्मक की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि योग के माध्यम से सांस्कृतिक कई आपने कार्यक्रम कराए, कई जो बुद्धिजीवी हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर्स की टीम, कई NGO की मदद ली गई। ऐसे में कितना फ़र्क इन कैदियों में पड़ा है?
योग का बंदियों के जीवन पे और उनके आचरण पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हम लोग प्रतिदिन सुबह जैसे ही जेल खुलती है तो सभी लोगों को अनिवार्य रूप से हम योग कराते हैं, और ये कंपलसरी है कि सब जितने भी बंदी जेल में परिरुद्ध हैं वो योग करेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन का 15 मिनट का डेली का जो है इनका शिविर हम लोग लगाते हैं। और विशेष रूप से जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं या जो बाहर नशा कर रहे थे और वो जो जेल पे आ गए हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम उन्हें जो है प्राणायाम और मेडिटेशन कराएं। दीदी एक बात जैसे कि हम कह रहे हैं कि जेल दीदी एक वर्ड है, मतलब काफ़ी सुना है जब भी हमने कई कवरेज पर आए हैं यार, आपको अधिकतर कैदी जेल दीदी कहते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसे जगह पे सर्विस कर रही हूँ जहाँ पे अपराधी रहते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं मैं इनको एक गार्जियन की तरह रखती हूँ, और मेरा हमेशा से ये सोच रहता है कि ये मेरा एक बड़ा परिवार है, इसीलिए मुझे दीदी शब्द से यहाँ संबोधन किया जाता है। और उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं इनके बीच में इनके परिवार की तरह जाकर के मिलती हूँ, इनके दुख सुख को उनसे पूछना, और ना सिर्फ पूछना बल्कि कोशिश ये रहती है कि यदि मान लीजिए कोई अपने परिवार से रूठा हुआ है, कोई मिलना नहीं चाह रहा है, तो उनके परिवार वालों को बुला करके समझा के उनकी मुलाकात कराना। क्योंकि भले कोई व्यक्ति अपने परिवार से कितना भी रूठा रहे, लेकिन यदि परिजन सामने है तो मन में मिलने की लालसा आ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, लालसा आई जाती है। और दूसरी ओर हम देख भी रहे हैं कि मतलब शहर के या फिर अन्य राज्यों से आकर विभिन्न विभिन्न अपराधों में वो लिप्त होते हैं। और वाकई ये एक बड़ा उस पद पर हैं आप जो समाज का एक दूसरा आईना, जिसे हम कह सकते हैं कि ये समाज का दूसरा आईना है, जिन्हें शहर ठुकरा देता है, समाज ठुकरा देता है, और वो यहाँ पर जब पहुँचते हैं और आप जब उनमें एक सकारात्मक की भावनाएं पैदा करते हैं, उन्हें एक अच्छी राह दिखाते हैं, तो वाकई उनके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी सुखद होती है। और ये भी होता है कि वो भविष्य में कुछ कर भी सकते हैं। हमने एक क्योंकि स्कूलों में देखा है कि कई लोग जेल में पढ़ कर के और अच्छे पद पर भी बैठे हैं, और कईयों ने अपना एजुकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट किया है। किस तरह का एजुकेशन यहाँ पर किया जा सकता है और कौन कौन टॉपर यहाँ पर आज तक देखने को मिले? जेल एक आप माने तो एक बहुत छोटे रूप में हम देखें तो एक गांव है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये गांव चार दीवारी के अंदर है। यहाँ पे विविध प्रकार के लोग हैं, और हम देखें तो कई बहुत अच्छे जो हैं पढ़ाई में अच्छे इंटेलिजेंट हैं, कई जो हैं वो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, कई लोग बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। बस देखना ये पड़ता है कि जो भी वहाँ पर है, पहले तो उसके दिमाग में ये हो कि मैं एज अ अधीक्षक हूँ या मैं इनकी गार्जियन हूँ, तो मैं अपने आप को हमेशा इनका गार्जियन मानती हूँ। और ये इनको पहले मोटिवेट करके काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा चीज़, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि घृणा अपराध से करें अपराधी से नहीं, यही मूल भावना लेकर के हम चलते हैं। और इसमें जो है हमारे जेल में करीब 250 बंदी ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं। जो जेल का हमारा स्कूल है उसमें वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे 18 साल से 21 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो किसी कारणवश जेल में आ गए हैं, तो यदि उनकी पढ़ाई बाहर ब्रेक हुई है, चाहे वो 10th क्लास की हो, 12th क्लास की हो, इवन यदि वो कॉलेज में है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कराने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हमारे जेल में BA, BCom, MBA जैसे भी पढ़ाई हमारे यहाँ पे जेल में बंदी कर रहे हैं इग्नू के माध्यम से। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा हम कराते हैं इनको। इसके अलावा जो है अभी एक बंदी ने एप्लीकेशन दिया है कि उसको LLB की भी परीक्षा यहाँ से देनी है। बिल्कुल, शिक्षा भी ज़रूरी है, और समाज के प्रति अगर हमें जागरूक होना है तो सबसे पहले हमें शिक्षित भी होना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से आप इन बंदियों को अब शिक्षा का माध्यम भी एक संस्था द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन दीदी, इतना समय हो गया जेल को एक क्रूर शासन के रूप में देखा जाता था। जिस तरह से हम ये देखते थे कि जब ब्रिटिश शासन था तब से जेल बनाई गई थी, और जब वो वक्त था कि बंदियों के साथ जो क्रूरता होती थी, आज भी लोग समझते हैं कि जेल में वाकई ऐसी क्रूरता होती है। देखिए, जेल का जो स्वरूप जो अंग्रेज़ों के समय में था वो दंडात्मक स्वरूप था, प्रताड़ना का स्वरूप था। क्योंकि वहाँ पे हमारे आज़ादी के परवाने, हमारे दीवाने आज़ादी जो हमारे भारत के लिए लड़ रहे थे, वो लोग जेल में हुआ करते थे। और उनका उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से उनको डिमोटिवेट करना, उन्हें परेशान करना। लेकिन हमारी जो भारत की सरकार है वो, चूँकि जेल जो है हमारा स्टेट का विषय है, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, और उनके द्वारा समय समय पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जेल अब दंडात्मक स्वरूप नहीं है, अब ये सुधारात्मक स्वरूप में है। और जैसा मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि जिस दिन से
से हमारा नया जेल मैनुअल लागू हो जाएगा, उस दिन से ये जेल वर्ड भी चेंज हो जाएगा और हम अब सुधारात्मक संस्था हो जाएंगे। और समय समय पर हम बहुत सारे ऐसे काम, सबसे ज़रूरी होता है कि व्यक्ति के मनोबल को बढ़ा के रखना, क्योंकि यदि वो डिप्रेशन में चला गया तो आप उसको सुधार नहीं सकते। वाकई डिप्रेशन में हो, मेंटली काफ़ी डिप्रेस हो के, या फिर तत्कालिक विवाद, कई ऐसे कारण होते हैं जो आदमी को अपराध की तरफ बढ़ाते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं वो उस जघन्य अपराध को घटित करता है, जिसके कारण उन्होंने इस चार दीवारी के पीछे आना पड़ता है। लेकिन बात की जाए दीदी चार दीवारियों की, हम देखते भी आए हैं, लेकिन देखा जाता है कि कई तरह के अपराध जघन्य होते हैं छोटी बच्चियों के साथ, जो है ऐसे भी अपराधी। लेकिन आपका देखने का पहलू, क्योंकि समाज तो उन्हें उन निगाहों से देख रहा है कि वाकई क्योंकि अपराध सिद्ध हो या ना हो, लेकिन आप कैसे देखते हैं जब ऐसी क्रूरता होती है, कई 5-5 हत्याएं, जघन्य अपराध अपने परिवार को समाप्त करके आता है, कोई और भी क्रूरता पूर्वक जो है इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद जब तार दीवारी में आता है? आपकी बात एकदम सही है कि समाज में कुछ ना कुछ तो ऐसा बुरा क्राइम इन्होंने किया जिसके कारण ये जेल में आए हैं। लेकिन कई बार की स्टडी पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनकी मनोदशा उस समय में ऐसी होती है जिसके कारण ये अपराध इनके हुआ, जो कि जघन्य अपराध है, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए भी कलंक है। लेकिन बात फिर यहाँ पे ये आती है कि एक अपराध तो इन्होंने कर दिया बाहर, लेकिन इनमें सुधार की यदि गुंजाइश है तो इन्हें सुधारे और इनके अंदर प्रायश्चित की भावना आए और इनके अंदर ये भाव आए कि हमारे द्वारा जो किया गया था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण या तो हत्या भी जो इन्होंने की, किसी न किसी परिवार के मुखिया को या किसी परिवार के सदस्य को जब आप मर्डर करके आते हैं, उस पूरी परिवार की क्या स्थिति होती है। तो इनको जब तक हम लोग इनसे बात करते हैं, शुरू का जो फर्स्ट वीक होता है जब ये जेल में आते हैं, उसमें इनका पहले तो इनकी मनोदशा समझने की कोशिश की जाती कि क्या कारण रहा होगा जब इन्होंने अपराध किया है। और इसी तारतम्य में जो है समय समय पर बहुत सारी स्टडीज़ और NGOs भी आते हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं जो कि इतने छोटे उम्र के बच्चों के साथ में इस तरीके का अपराध कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी कर रहे हैं कि इस समय में चल रहा है कि क्यों हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि इसका मेन कारण जो है वो मानसिक विक्षिप्तता भी हो सकता है और अशिक्षा और नशा जो है वो इंसान को सोचना समझना की शक्ति ख़त्म कर देता है, उसे अच्छे बुरे और सही गलत का अंतर करना नहीं आ रहा। और आज आप समझ ही रहे हैं कि मतलब नशे के प्रकार कितने हो चुके हैं। यदि हमें समाज को सुरक्षित रखना है और बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो कहीं ना कहीं नशे पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप समाज को एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं और वाकई नशा समाज के लिए एक सबसे घातक, हम कह सकते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ियों के लिए काफ़ी घातक होता जा रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पुरुष जो अपराध कर रहे हैं, आप भी एक महिला बतौर अधीक्षक के रूप में, महिला बंदियां भी आपके पास हैं, कई महिला ऐसी बंदियां कैदी है जो जेल में मौजूद है और कई जगह अपराध करके पहुंची है, उनकी सज़ा बच्चों को भी मिलती है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ जेल में रहते हैं, उनका क्या कसूर होता है कि बच्चे? देखिए, वैसे तो अपराध होना ही नहीं चाहिए, चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, अपराध नहीं। लेकिन यदि एक पुरुष जेल में आता है तो एक व्यक्ति ही जेल में आया, लेकिन यदि कोई महिला जेल में आती है तो आप ये मान के चलिए कि उसका पूरा परिवार वहाँ पे पूरी तरीके से प्रभावित होता है। क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है, हम ये मान के चलते कि महिलाएं अपने घर की रीढ़ की हड्डी हुआ करती हैं और यदि वो डगमगा जाए तो परिवार को चलना मुश्किल हो जाता है। और ये सही है, बहुत मार्मिक होता है कि जब कोई महिला जेल के अंदर परिरुद्ध होती है और उसके साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का कोई गुनाह नहीं है, बच्चों ने कुछ अपराध नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही क्रूर हो जाएगा कि एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए। तो ये संवेदनशीलता सरकार द्वारा या हमारे कानून में रखी गई है कि जब तक बच्चा 6 साल की उम्र का नहीं हो जाता, जब तक उसको अपने माँ की बहुत ज़्यादा, वैसे तो माँ की ज़िंदगी भर ज़रूरत है, लेकिन 6 साल की उम्र तक आप मान के चलते हैं कि बच्चा अपनी माँ की पल्लू छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को माँ के साथ में रखा जाता है। लेकिन अब इन बच्चों के लिए जो है, ताकि इन्हें ये ना रहे कि ये जेल की दुनिया में उठना जागना सोना, उससे थोड़ा अलग करने के लिए बच्चों के लिए झूला घर बनाया है। मैंने जो है अपने जेल पे भी यहाँ पे झूला घर बच्चों के लिए बनवा रखा है। इसके अलावा बच्चों के लिए हम नर्सरी का जो एजुकेशन है वो पूरा दिलवाते हैं और समय समय पे बच्चों को बाहर शहर का दर्शन कराना, मतलब शहर दर्शन एक होता है कि मतलब उनको पता हो कि बाहर की भी कोई दुनिया है। तो
अब ये हमारा कानून में है कि भाई अपराधी सब समान है। यदि किसी ने अपराध किया है तो ये जेंडर वाइज नहीं देख सकते आप उसको कि महिला है कि पुरुष है। न्याय व्यवस्था है और न्याय सबके लिए समान होता है। बिल्कुल, न्याय सबके लिए समान होता है, लेकिन अभी कई साल बीत जाते हैं, लोग 14 साल 15 साल आजीवन कारावास जिसे हम कहते हैं, वो बाहर की दुनिया से दूर हो जाते हैं और एक पल आता है जब वो छूटने वाले होते हैं तो तब पता चलता है कि वो बेगुनाह थे। ऐसे मूवमेंट कितनी बार देखे गए और एक ऐसे वाकई मूवमेंट देखने को हम मिलते हैं, लेकिन वो मूवमेंट बड़े कष्टदायक होते हैं कि एक व्यक्ति जिसने इतनी लंबी समय जो बाहर वो बहुत कुछ कर सकता था, वो स्वतंत्र रहता तो शायद सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी बदनामी हुई, सबसे बड़ी चीज़ जो उसके समाज को एक कलंक झेलना पड़ा कि तुम्हारे व्यक्ति ने ये किया, और 14 साल बाद या 15 साल बाद वो निर्दोष साबित होता है, तो वो समय चला गया। और कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई चीज़ कीमती है तो समय चला गया तो फिर सब कुछ चला गया। तो ऐसे मार्मिक दृश्य देखने को तो मिलते हैं, लेकिन अभी जो कि हमारी न्याय व्यवस्था इस समय में बड़ी अच्छी मतलब उनकी पहल ये है कि भले जो है, क्योंकि न्याय की मंशा ये है कि कोई किसी भी निर्दोष को सज़ा ना हो और वो एविडेंस के आधार पर चलता है सारी चीज़ें। पर अभी फ़िलहाल अभी ऐसे बहुत कम ऐसे पल आते हैं कि जब हमें इस प्रकार का कोई निर्णय देखने को मिलता है। न्याय व्यवस्था की बात की गई है तो हाल ही में चीफ जस्टिस जो है वो अचानक सेंट्रल जेल पहुंचते हैं और वो एक पल था जब अचानक पहुंचे होंगे वाकई। लेकिन जब उन्होंने इस जेल व्यवस्थाओं को देखा, क्योंकि हर व्यक्ति के जब तक वो जेल के उन दीवारों के बाहर है तब तक का उसका परिदृश्य अलग होता है सोचने का जेल के प्रति, लेकिन अंदर जब वो पहुंचे और एक महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इंदौर में पहली हमारी जेल अधीक्षक महिला है जिन्होंने महिलाओं को देखते हुए हैंडलूम का जो है वो शुभारंभ किया है, फैक्ट्री शुरू की गई है और इसका काफ़ी लाभ सरकार को और जेल को भी मिल रहा है, क्योंकि ये हैंडलूम जो है बनने वाले जितने भी वस्त्र हैं वो कहीं ना कहीं जेल के उन महिलाओं को सशक्त भी किया जा रहा है, वो काम भी सीख रही है और आने वाले फ्यूचर में जब भी वो छूटती है तो उनके पास एक हाथ की कला है जिसके कारण वो जा कर के शहर में अपना व्यापार व्यवसाय करके और अपनी जो जीवन है वो जी सकती है। तो दीदी, वो जस्टिस साहब आए थे और तब उन्होंने देखा कि किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस का जेल पे अचानक से भ्रमण करना या निरीक्षण करना, आप समझ सकते हैं वैसा ही है कि जैसे बिना ऑक्सीजन के थोड़ी देर जीने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि वो हमारे प्रधान हैं। और माननीय जब न्यायाधीश महोदय का जेल पे विजिट के लिए हमारे पास में फ़ोन आया तो दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज़, क्योंकि कभी ऐसी कल्पना नहीं की कि चीफ जस्टिस ऑफ एमपी सडनली जेल पर आएंगे और उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि जेल का विजिट करना और जेल की व्यवस्थाओं को देखना। तो थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना कि जब ज़्यादा ठंड पड़ती तो दिमाग सुन्न हो जाता है, तो थोड़ा देर तो ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी जो हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस सर जब जेल पर आए उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और वो इतने संवेदनशील हैं और वो उन्होंने प्रत्येक बंदी जो कि अंडर ट्रायल हैं यहाँ पे, उनको जाकर के उन्होंने प्रत्यक्ष रूबरू उनसे बातचीत की, उनके घर परिवार का हाल जाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बंदियों को ये मोटिवेशन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षा का दामन मत छोड़ो, शिक्षित होना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए लीगल एड की जानकारी ली, बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्होंने सभी बंदियों को मोटिवेट भी किया। और अपने इस जो उनका जेल विजिट का था उसमें उन्होंने बंदियों के साथ में चर्चा करने के लिए हॉल में सभी बंदियों को बिठा करके लीगल एड के संबंध में क्या क्या किया जा सकता है क्या, और सारी जानकारी बंदियों से भी पूछा कि आपको किस किस चीज़ों में दिक्कत हो रही है। इवन उन्होंने अपने उनके परिवार के संबंध में पूछा। ये संवेदनशीलता बहुत कम देखने को मिलती है। और सर ने जो हमारा भोजन व्यवस्था देखा, जो भोजन बन रहा था उसको देखा, उससे उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही जो है ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की पहली जेल है इंदौर सेंट्रल जेल, जहाँ पे महिलाओं के लिए हथकरघा उद्योग की एक सोच कल्पना थी मेरी कि मुझे इसको स्टार्ट करना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उसकी शुरुआत या उसका इनॉग्रेशन चीफ जस्टिस ऑफ एमपी श्री कैद साहब के हाथ से हुआ। हमने सर से रिक्वेस्ट किया निरीक्षण के दौरान कि सर कुछ मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, उन्होंने सहर्ष उसकी मुझे अनुमति दी और उन्होंने जाकर के उसका उद्घाटन किया। और आज महिलाएं जेल पे जो हैं स्वावलंबन की ओर और उनके हाथ में कुछ कौशल विकास हो, साथ ही इसके पीछे का उद्देश्य जो रहा है मेरा कि
जेल में महिलाओं के लिए ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे कि उनको पारिश्रमिक मिल सके, क्योंकि पुरुष जो भी जेल में काम करते हैं उन्हें पर डे का पारिश्रमिक मिलता है, और जब वो अपने घर जाते हैं तो वो बहुत सारा पैसा यहाँ पे जो अर्न करते हैं वो लेकर के अपने परिवार के बीच जाते हैं। लेकिन महिलाएं, क्योंकि एक इसका सेकंड पहलू जो समाज में जाना चाहिए, मुझे लगता है कि पुरुष जब जेल में बंद होता है तो उससे मिलने के लिए उसका पूरा परिवार आता है, और कंटिन्यूसली आता है, चाहे वो 10 साल रहे, चाहे वो 15 साल रहे, चाहे वो 20 साल रहे, परिवार उसका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब महिला जेल में बंद हो जाती है तो धीरे धीरे मिलने आने वालों की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि लोग उससे मिलने नहीं आते, इवन राखी बांधने के लिए वो अपने भाइयों की राह देखती है और उसके भाई नहीं आते, क्योंकि वो समाज के उस दर्द और कलंक वो लोगों को बताना नहीं चाहते कि हमारे परिवार से कोई महिला जेल पे है। ऐसी स्थिति में जब महिला जेल से छूटती है इतनी लंबी सज़ा के बाद, तो बड़ा मार्मिक है कि उनको जब कोई लेने नहीं आए। जब उनको कोई लेने नहीं आएगा तो वो जाएगी कहाँ, इस सोच के साथ में कि हम आपको इतना सशक्त कर दें कि आपका परिवार आपको लेने आए, और यदि नहीं भी आए तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको बाहर लोन भी मिलेगा और रिहैबिलिटेशन होगा। बिल्कुल, एक अच्छी सोच के साथ महिलाओं को सशक्त करने का जो काम है दीदी कर रहे हैं। दीदी, बात महिलाओं की हुई है तो थोड़ा सा पर्सनल जीवन की अगर बात की जाए, क्योंकि सर भी सिविल सर्विस में हैं, आप भी सिविल सर्विस में हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ सिविल सर्विस में होती है, ख़ासतौर पर परिवार को लेकर के। और उन जिम्मेदारियों के साथ हम अधिकतर देखते आए कि आप चाहे पुलिसिंग में हो या फिर जेल विभाग में हो, जब भी पूरा शहर त्यौहार बनाता है, वो पूरा शहर अलग अलग पर्व बनाता है, तब आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सही है कि और ये तो गर्व की बात है कि हम दोनों को जो है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सेवा करने का मौका मिला है। मेरे हस्बैंड चूँकि एडिशनल डीसीपी हैं और इंदौर में ही हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि यदि मैं जेल विभाग में इतना अच्छा काम कर पा रही हूँ तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली का ही पूरा सहयोग है। क्योंकि ये बात यदि समाज में कही जाती कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, तो ये उतना ही सही है कि जो महिलाएं आज सफल हैं उसके पीछे भी पुरुषों का ही हाथ है। बिल्कुल सर। सर ने, मैंने देखा कि शादी के बाद आपने सिविल सर्विस ज्वाइन की और काफ़ी सर ने आपको सपोर्ट भी किया है। सही है कि जब मैंने ये जेल अधीक्षक का जो मेरा पद है, इसको मैंने जब इस परीक्षा को दी तो मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी और मेंस लिखना था, और वो कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी मेरी, तो डॉक्टर्स ने मना किया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो सेंटर के बाहर खड़े होते थे और उनका ये कहना था कि तुम लिखो, यदि कोई परेशानी हो तो मुझे तत्काल बताना, और जब तक पढ़ना चाहोगी पढ़ने देंगे। तो वो जो मॉरल सपोर्ट था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और फिर जब मैं एज अ जेल अधीक्षक सेलेक्ट हुई तो ये जेल अधीक्षक पद के बारे में जो भी अच्छाइयाँ हैं मुझे समझाने वाला यदि कोई था तो वो मेरे हस्बैंड थे। और मैंने अपने बेटे को लेकर के ट्रेनिंग करी, और मैं इसके लिए अपने विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ कि मैं पहली महिला जेल अधीक्षक एमपी में हूँ, और मुझे उन्होंने इतनी मदद करी कि आप बेटे को रख कर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैंने उसकी मदद का पूरा जो है मान रखते हुए मैं अपने ट्रेनिंग में इंडोर और आउटडोर टॉपर भी रही हूँ अपने ट्रेनिंग की। हाँ बिल्कुल, टॉपर भी रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई भी इस चीज़ के लिए। लेकिन आपकी हमने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक जाना है, आपको डॉक्टर बनना था। ये एक सपना था कि मुझे डॉक्टर। हाँ, बचपन से जो है मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने पीएमटी क्लियर भी किया। लेकिन कुछ एक ऐसा हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मैं जिस समय में मेरा पीएमटी के एग्ज़ाम होने वाले थे तो उस समय मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हुए और उनको दिल्ली एम्स में भर्ती करना पड़ा। लेकिन दादाजी का ये था कि आप बिना पेपर दिए यहाँ नहीं आओगे। और जिस दिन मेरा रिजर्वेशन था, लास्ट पेपर था, मुझे जाना था, उस दिन सुबह 4 बजे फ़ोन की घंटी बजी और मेरे दादाजी नहीं रहे। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। लेकिन चूंकि दादाजी की इच्छा थी तो मैंने पेपर को दिया, बहुत ही ऐसी कंडीशन में जा कर के मैंने एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन भी हुआ। पर कहीं ना कहीं दिल इस बात को दुखी था कि यार इस परीक्षा के पीछे मैं अपने दादाजी के अंतिम समय में उनके साथ नहीं रही। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इससे भी बड़ा कुछ बनना चाहिए। और आज बन कर के, भले ही डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर इसी एक छोटे से गांव हम जिसे कह सकते हैं, और आने वाले समय में इसी सेंट्रल जेल को अब सुधार गृह की तरफ बढ़ाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमसे आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जो कि
जेल के पीछे की जो हकीकत है और बाकी अपराधी से घृणा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घृणा जो है वो अपराध से होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ जेल में एक सकारात्मक की सोच, सशक्तिकरण की सोच महिलाओं और पुरुषों को लेकर के कि वो आने वाले जीवन में कुछ बेहतर समाज के लिए कर सके, इसी उद्देश्य के साथ जेल अधीक्षक अलका सोनकर जी लगातार नवाचार करती नज़र आ रही है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम बात तो सही में आगे और देखते रहिए। आप फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।